नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले भरतपुर से। भरतपुर जिले में एक कुलमीपुरा नाम का गांव पड़ता है और इसी कुलमीपुरा गांव में रहने वाला युवराज सिंह जो कि इस गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करके उसने 3 साल के अंदर ही गांव से बाहर एक खेत के अंदर छोटा सा प्लॉट भी खरीद लिया था। युवराज ने इस प्लॉट को इसलिए खरीदा था क्योंकि वह इसमें अपना नया घर बनाना चाहता था। लेकिन युवराज के पास जितने पैसे होते हैं वो सारा पैसा प्लॉट खरीदने के अंदर खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से युवराज के पास अब इतने पैसे नहीं बचते हैं कि जिससे वो इस प्लॉट के अंदर अपना घर बना सके। लेकिन युवराज इस बात को सोचने लगता है कि 2-3 साल के बाद जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर इसके बाद मैं इस प्लॉट के अंदर अपना नया घर बना लूंगा। दूसरी तरफ इसके परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम रजनी होता है। रजनी का चाल चलन और चरित्र शुरू से ठीक नहीं होता है, लेकिन इसका पति युवराज इसके बारे में इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता था। और ये महिला एक झगड़ालू किस्म की महिला भी होती है। आए दिन अपने पड़ोसियों के साथ झगड़े भी किया करती थी और इस तरह से तारीख आ जाती है 4 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के 8 बजे के आसपास रजनी का पति युवराज मेहनत मजदूरी करने के लिए फैक्ट्री में चला जाता है और फिर इसके बाद जैसे ही सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो उसी समय गांव में एक केले बेचने वाला लड़का आ जाता है। वो अच्छे-अच्छे केले बेचा करता था, दूसरे फल भी बेचा करता था। उसी समय इस रजनी की कानों में जब आवाज़ पड़ती है, तो फिर रजनी सोचने लगती है कि मुझे अपने घर के लिए कुछ केले खरीद लेने चाहिए और इस तरह से रजनी अपने घर से बाहर चली जाती है, उस फल विक्रेता के पास चली जाती है। उसको कहने लगती है कि मुझे थोड़े से फल चाहिए। वहाँ पर एक दूसरी महिला भी खड़ी होती है, जिसका नाम रीटा देवी होता है। रीटा देवी भी रजनी को लगातार देख रही होती है। रजनी अब इस फल बेचने वाले को कहने लगती है कि मुझे 1 दर्जन कच्चे केले दे दो और अच्छे और बड़े-बड़े और लंबे केले भी चाहिए। रजनी अब उन केलों में से लंबे-लंबे और बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे केले छाँटने लग जाती है और जैसे ही 1 दर्जन केले छाँट लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो दूसरी महिला खड़ी होती है, जिसका नाम रीटा देवी होता है। रीटा इस महिला रजनी को कहने लगती है कि रजनी, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम हर दूसरे-तीसरे दिन कच्चे केले क्यों खरीदती हो? मुझे सब कुछ पता है और मैंने एक दिन तो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ भी लिया था। अब जैसे ये बात रजनी को कही जाती है, तो रजनी को इस बात पर गुस्सा आने लग जाता है। रजनी कहने लगती है कि मैं जिस काम के लिए केले खरीदती हूँ, तुम भी केले खरीद सकती हो, लेकिन मुझसे झगड़ने की कोशिश मत करो। देखते ही देखते इसी बात पर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ पड़ोस की महिलाएं आ जाती है और बीच बचाव करवा देती है, जिसके कारण इन दोनों के बीच का झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है। रजनी अपने घर पे आती है, उन कच्चे केलों में से 2 केले लेकर वह अपने बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में 10 मिनट के बाद वह इस बाथरूम से बाहर आती है और अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन रजनी नहीं जानती थी कि इन्हीं कच्चे केलों की वजह से उसकी जान तक जाने वाली है। भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला था, इस बात के बारे में रजनी बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास रजनी का पति युवराज थक हार कर अपने घर पर आता है, तो रजनी अपने पति युवराज को कहने लगती है कि आए दिन इस पड़ोस में मेरे झगड़े होते रहते हैं। ये पड़ोस बहुत ही खराब है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो मेरे साथ लड़ती झगड़ती रहती हैं। हम ऐसा करते हैं, इस पुराने घर को बेच देते हैं और खेत में जो हमने प्लॉट खरीदा है उसमें हम नया घर बना लेते हैं। युवराज कहने लगता है कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। लेकिन युवराज की पत्नी रजनी देवी कहने लगती है कि देखो, इस पुराने घर को बेचकर जो पैसे आएंगे वो भी हमारे पास रहेंगे और साथ में हम 5 लाख रुपए कर्ज पर ले लेंगे। अब युवराज अपनी पत्नी की हर बात को मानता था। युवराज कहने लगता है कि चलो, कहीं न कहीं से तो पैसों का इंतज़ाम कर ही लेंगे और इस तरह से इसकी पत्नी रजनी बेहद खुश हो जाती है। लेकिन रजनी अब अपने पति को कहने लगती है कि हमारे गाँव का एक जमींदार है जिसका नाम बलविंदर सिंह है। वो ब्याज पर पैसे देता है। तुम सुबह उसके पास चले जाना और उसको बोलना कि घर बेचना चाहते हैं और तुमसे 5 लाख रुपए कर्ज पर भी लेना चाहते हैं। अब इसका पति युवराज कहने लगता है कि सुबह हो जाने दो, उसके बाद मैं उससे बातचीत करूँगा। सारी रात गुज़र जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह के समय 8 बजे के आस-पास युवराज उस बलविंदर जमींदार के घर पर चला जाता है। बलविंदर जमींदार अपनी बैठक में बैठा हुआ था, उससे बातचीत करने लगता है। कहता है कि बलविंदर जमींदार जी, मुझे अपना घर बेचना है और मुझे 5 लाख ऊपर से कर्ज भी लेना है। बलविंदर कहने लगता है कि देखो, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन 6 महीने के बाद मेरे पास पैसे आ सकते हैं, फिर मैं तुम्हें ब्याज पर पैसे दे सकता हूँ। और इस तरह से युवराज वहाँ पर परेशान हो जाता है। युवराज इस जमींदार बलविंदर के घर से खाली हाथ लौट कर अपने घर पर आ जाता है। बलविंदर अपनी पत्नी रजनी को कहने लगता है कि उसने तो पैसे देने से मना कर दिया है। लेकिन रजनी इस बात को जानती थी कि बलविंदर जमींदार लंगोट का ढीला है, वो ऐसे मानने वाला नहीं है। अब रजनी अपने पति युवराज को कहती है कि तुम अपने काम पर चले जाओ और मैं एक बार उससे बातचीत करके देखती हूँ।
अब इसका पति युवराज सीधा-साधा भोला-भाला आदमी होता है, वह अपने काम पर चला जाता है। 1 घंटे का वक़्त गुज़रने के बाद अब रजनी देवी अपने घर से निकलती है और बलविंदर जमींदार के घर पर पहुँच जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि बलविंदर जमींदार आज अपने घर पर नहीं होता है, बल्कि वह किसी ज़रूरी काम से अपने खेत में गया हुआ था। और रजनी को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि बलविंदर जमींदार अपने खेत में मिलेगा, तो रजनी जैसे-तैसे करके खेत में पहुँच जाती है। खेत में जाने के बाद वह बलविंदर जमींदार के ट्यूबवेल पर चली जाती है, जहाँ पर बलविंदर अपने खेत में काम-काज कर रहा होता है। और जब बलविंदर जमींदार की नज़र रजनी पर पड़ती है, तो रजनी की खूबसूरती को देखकर बलविंदर जमींदार की नीयत में कमी आ जाती है। बलविंदर सोचने लगता है कि आज तो बड़ी ही खूबसूरत महिला खेत में आ रही है। अब रजनी इसके पास आ जाती है और रजनी इसको कहने लगती है कि जमींदार साहब, आप अपने घर पर नहीं थे। जैसे ही मुझे पता चला कि आप खेत में हो, तो मैं दौड़ी-दौड़ी खेत में आ गई हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जमींदार बलविंदर अब इस बात को सोचने लग जाता है कि मुझे किसी न किसी भी कीमत पर इस महिला को हासिल करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब रजनी देवी इस जमींदार बलविंदर को कहने लगती है कि मुझे अपना पुराना घर भी बेचना है और ऊपर से मुझे 5 लाख रुपए का कर्ज भी आपसे लेना है। जैसे ही बलविंदर जमींदार इसकी सारी बातों को सुन लेता है, तो बलविंदर कहने लगता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारा पुराना घर 3 लाख रुपए में खरीद लूँगा और तुम्हें ऊपर से 5 लाख रुपए कर्ज भी दे दूँगा। लेकिन बदले में तुम्हें इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें मेरी सेवा भी करनी पड़ेगी। अब जैसे ही बलविंदर जमींदार इस महिला रजनी को सेवा वाली बात कहता है, तो ये महिला तुरंत समझ जाती है। रजनी इससे 4 कदम आगे होती है। रजनी जमींदार को कहने लगती है कि जमींदार साहब, तुम किसी भी बात की फ़िक्र मत करो। तुम मेरा पुराना घर खरीद लो और मुझे पुराने घर के पैसे दे दो और ऊपर से 5 लाख रुपए मुझे कर्ज पर दे दो। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बलविंदर रजनी देवी को कहने लगता है कि देखो, खेत में आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। दूर-दूर तक यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और फिर तुम मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे दो। रजनी कहने लगती है कि अगर तुम ये सब करने के बाद मुकर गए, तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। लेकिन बलविंदर इसका भरोसा जीते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें आज के आज ही पैसे दे दूँगा। तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, तुम्हें मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। अब इस महिला रजनी देवी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। रजनी भी मान जाती है और फिर बलविंदर जमींदार रजनी को लेकर अपने ही खेतों में चला जाता है और खेतों में जाने के बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे इन दोनों का मन खुश हो जाता है, तो इसके बाद बलविंदर सिंह जमींदार इसको कहता है कि आज शाम को मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तुम किसी बात की फ़िक्र मत करना। और इस तरह से रजनी वहाँ पर बेहद खुश हो जाती है। रजनी अब इस बात को सोचने लग जाती है कि मैं इस जमींदार से आगे भविष्य में चलकर बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठ सकती हूँ, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकती हूँ। ऐसे-ऐसे विचार इस रजनी के मन में आने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद रजनी देवी कहने लगती है कि मुझे पैसे इसी समय चाहिए। अब इसके बाद बलविंदर जमींदार उसी समय अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, इस महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर गाँव में आ जाता है। गाँव में आने के बाद इसके जो पुराने मकान होते हैं, पुराना कमरे होते हैं, उसको खरीद लेता है और फिर इसके बाद उस घर की कीमत 3 लाख रुपए लगा देता है। 3 लाख रुपए भी दिए जाते हैं और फिर बाद में ये जमींदार इसको 5 लाख रुपए कर्ज पर भी दे देता है। लेकिन ये महिला बहुत चालाक होती है। महिला रजनी बलविंदर जमींदार को कहने लगती है कि जब तक मेरे नए घर बनते हैं, तब तक मैं पुराने घर में रहूँगी। बलविंदर जमींदार भी मान जाता है और इस तरह से अब ये महिला उन पैसों को लेकर अपने घर पर आ जाती है। 2-4 दिन का वक़्त गुज़र जाने के बाद अब इस महिला रजनी देवी के प्लॉट के अंदर नया मकान बनना शुरू हो जाता है। दिन गुज़रते चले जाते हैं और इस तरीके से एक तारीख आ जाती है 15 अक्टूबर 2025 का दिन। रात के करीब 8:30 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। अब इस रजनी का पति युवराज थक हार कर उस फैक्ट्री से अपने घर पर आता है। अपनी पत्नी के हाथों का बना हुआ खाना खाता है और खाना खाने के बाद पति-पत्नी एक कमरे में लेट जाते हैं। इसके बाद युवराज अपनी पत्नी रजनी को कहने लगता है कि देखो रजनी, मैंने 5 लाख रुपए कर्ज तो ले लिया है, लेकिन अब मुझे दिन-रात फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा और ये कर्ज उतारना पड़ेगा। रजनी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम दिन-रात फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दो। लेकिन यहाँ पर युवराज अपनी पत्नी को वक़्त नहीं दे पाता है। युवराज सोचने लगता है कि अगर उसकी पत्नी को वक़्त नहीं मिला, तो उसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ती है, क्योंकि युवराज को थोड़ा-थोड़ा अपनी पत्नी पर शक हो चुका होता है। लेकिन आज की रात तो गुज़र जाती है, जैसे ही अगला दिन होता है, तो सुबह के 9 बजे के आस-पास युवराज अपने घर से निकलकर अपने फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है। उस लड़के का नाम कदम सिंह होता है। कदम सिंह इसी फैक्ट्री के अंदर अपना ट्रक चलाया करता था, माल को लोड करता था। माल को लोड करने के बाद उसको सही जगह पर पहुँचा दिया करता था। कदम सिंह अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था
और धीरे-धीरे करके इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि इसके बाद तो कदम सिंह युवराज के घर भी आने-जाने लग जाता है। और जैसे ही ये लड़का युवराज के घर आता था, तो युवराज की पत्नी जो रजनी देवी होती है, इस लड़के कदम सिंह की तरफ आकर्षित होने लग जाती है और ये लड़का कदम सिंह भी उस पर फिदा हो जाता है। इस तरह से दोनों के बीच धीरे-धीरे करके बातचीत होनी शुरू हो जाती है। आखिरकार एक तारीख आ जाती है 25 अक्टूबर 2025 का दिन। रात के करीब 9 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। युवराज अपनी फैक्ट्री में काम-काज करने के लिए चला जाता है। लेकिन आज इसका दोस्त कदम सिंह इसको कहने लगता है कि देखो युवराज, मैं 2 घंटे के लिए किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे ट्रक का ध्यान रखना है, मैं 2 घंटे के बाद वापस आ जाऊँगा। युवराज सीधा-साधा भोला-भाला लड़का होता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम 2 घंटे के बाद जल्दी से आ जाना। और इस तरह से कदम सिंह इस फैक्ट्री से बाहर निकलता है, अपने एक दोस्त की मोटरसाइकिल लेता है। मोटरसाइकिल लेने के बाद वह सीधा ही युवराज के घर पर आ जाता है। युवराज के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, रजनी देवी घर का दरवाज़ा खोल देती है। रजनी देखती है कि घर के दरवाजे पर तो कदम सिंह खड़ा होता है। इन दोनों की नज़रें पहले ही चार हो चुकी थी और फिर जो रजनी देवी होती है, इस लड़के को लेकर घर के अंदर चली जाती है। घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और फिर रजनी और ये लड़का कदम सिंह दोनों इस कमरे के अंदर अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। जैसे इन दोनों का काम खत्म हो जाता है तो रजनी इस ट्रक ड्राइवर को कहने लगती है कि मुझे 5,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है। कदम सिंह के पास पैसे रहते थे। कदम सिंह उसी समय अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालता है और इस महिला रजनी देवी को दे देता है। रजनी को पैसे देकर कहने लगता है कि अब तो मैं तीसरे-चौथे दिन तुम्हारे घर पर आता-जाता रहूँगा। रजनी भी बेहद खुश हो जाती है क्योंकि इसको भी पैसे मिल चुके होते हैं। और इस तरह से जैसे इसका काम खत्म हो जाता है तो ये लड़का कदम सिंह इसके घर से बाहर निकल जाता है। रजनी दोनों तरफ से पैसे ऐंठने लगती है। कभी तो वह बलविंदर जमींदार को अपने घर पर बुलाती थी और कभी इस लड़के कदम सिंह को अपने घर पर बुलाती थी और इनसे अच्छे खासे पैसे ऐंठती रहती थी। लेकिन ऐसी बातें लोगों से छिपने वाली नहीं होती है। इसी गाँव का एक लड़का जिसका नाम रिंकू होता है, वह बलविंदर और इस लड़के कदम सिंह को रजनी के घर पर आते-जाते देख लेता है। और समय मिलने पर रिंकू एक दिन युवराज को कहने लगता है कि युवराज, तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। एक तो हमारे गाँव का जमींदार बलविंदर सिंह है और दूसरे लड़के को मैं नहीं जानता हूँ। अब जैसे युवराज उस लड़के रिंकू की सारी बातों को सुनता है तो युवराज को इस बात पर गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन एक बार के लिए तो युवराज अपने मन में ये भी बात सोचने लगता है कि ये तो गाँव के लोग हैं, ऐसी ही बातें बनाते रहते हैं। लेकिन युवराज अपने मन की तसल्ली करने के लिए अपने घर पर आ जाता है। अपनी पत्नी से मिलता है, अपनी पत्नी रजनी को कहने लगता है कि रजनी, गाँव के लोग तुम्हारे बारे में बातचीत करते रहते हैं। रजनी पूछने लगती है कि ऐसी कौन-सी बात करते हैं? तभी युवराज खुलकर अपनी पत्नी रजनी को कहने लगता है कि मेरी पीठ के पीछे घर पर कोई आता-जाता है या नहीं आता-जाता है। इसकी पत्नी रजनी कहने लगती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। युवराज कहने लगता है कि तुम पर भरोसा ज़रूर है, लेकिन फिर भी लोग बातें कर रहे हैं। रजनी कहने लगती है कि इस गाँव के लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। तुम्हारा घर नया बन रहा है, इसी वजह से लोग तुमसे काफ़ी जलते हैं। और इस तरह से युवराज की आँखों पर काली पट्टी बाँध दी जाती है। युवराज सोचने लगता है कि शायद उसकी पत्नी के बारे में लोग गलत बात ऐसे ही करते हैं, लेकिन युवराज नहीं जानता था। फिर भी युवराज इस बात को सोचने लग जाता है कि शायद मेरी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी हो और इस तरह से युवराज अब अपनी पत्नी पर नज़र रखना शुरू कर देता है। दिन गुज़रने शुरू हो जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 30 अक्टूबर 2025 का दिन। रात के करीब 8 बजे के आसपास युवराज अपने घर से खाना खाने के बाद अपनी साइकिल लेकर अपनी फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद अपने दोस्त कदम सिंह से मिलता है। कदम सिंह से काफ़ी देर तक बातचीत की जाती है। लेकिन उसी दौरान जो इस लड़के युवराज की पत्नी रजनी देवी होती है, वह कदम सिंह के पास फ़ोन कॉल करती है। कदम सिंह को बोला जाता है कि मेरे घर पर मेरा पति नहीं है, तुम मेरे घर पर आ सकते हो। अब जैसे ही कदम सिंह फ़ोन पर रजनी की इन सारी बातों को सुनता है, तो कदम सिंह कहने लगता है कि मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अब इसके बाद कदम सिंह अपने दोस्त युवराज को कहता है कि आज भी मुझे थोड़ा-सा ज़रूरी काम है। मैं कहीं पर जाना चाहता हूँ, मेरे ट्रक का ध्यान रखना। और जैसे ही ट्रक की बात कही जाती है, तो फिर युवराज के मन में भी ये बात कहीं न कहीं खटक जाती है कि ये हर रोज़ दूसरे-तीसरे दिन कहाँ पर जाता है। आज मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और इस तरह से युवराज अब इसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद कदम सिंह इसके घर पर पहुँच जाता है। कदम सिंह अब रजनी देवी के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। रजनी देवी घर का दरवाज़ा खोल देती है। रजनी देखती है कि उसके सामने कदम सिंह खड़ा होता है और इसके बाद रजनी देवी से ट्रक ड्राइवर कदम सिंह को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इन दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। लगभग 5 मिनट का वक़्त गुज़र जाने के बाद अब युवराज भी घर पर आ जाता है। युवराज घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है और फिर रजनी और ये लड़का कदम सिंह दोनों डर जाते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि आज हम पकड़े जाने वाले हैं।
लेकिन फिर भी हिम्मत करके जो रजनी देवी होती है घर का दरवाजा खोल देती है। वह देखती है कि उसका पति युवराज उसके सामने खड़ा होता है। अब रजनी के माथे पर पसीना आ जाता है। युवराज ने पहले ही अपने दोस्त कदम सिंह को इसके घर के अंदर जाते हुए देख लिया था। युवराज घर के अंदर आता है और जब वह नजारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। युवराज उसी समय इस कदम सिंह को वहीं पर पकड़ लेता है। इसकी जमकर पिटाई की जाती है। लेकिन कदम सिंह एक जवान लड़का होता है, वह इसको धक्का देकर भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो इसका पति युवराज होता है अपनी पत्नी रजनी को मारना पीटना शुरू कर देता है। रजनी को कहने लगता है कि तुम मुझे धोखा देती हो। जो गांव के लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं वो बात सही है। तुम्हारे घर पर मेरी पीठ के पीछे बलविंदर जमींदार भी जरूर आता है। अब रजनी देवी मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है, अपने पति के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि आज के बाद मैं किसी से भी नहीं मिलूंगी, ना तो इस ट्रक ड्राइवर से मिलूंगी और ना ही बलविंदर जमींदार से मिलूंगी। लेकिन युवराज अब इस महिला को तलाक देने के बारे में सोचने लग जाता है। युवराज कहने लगता है कि मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तुम सुधर जाती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन रजनी अपने पति से वादा करती है कि आज के बाद मैं किसी भी गैर मर्द से नहीं मिलूंगी। और इस तरह से अब जो रजनी देवी होती है वो इससे भी बड़ा और गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। रजनी देवी के अपने पिछले दिन याद आने लग जाते हैं। रजनी देवी सोचने लगती है कि अब तो मुझे कच्चे केलों का ही सहारा लेना पड़ेगा। और इस तरह से अब जो इसका पति युवराज होता है, हर रोज सुबह और रात को वह बेचारा दिन रात फैक्ट्री के अंदर काम किया करता था। लेकिन वो अपनी पत्नी को आज भी समय नहीं देता था, उसके पास तक नहीं पटकता था, जिसकी वजह से इसकी पत्नी आज भी अकेलापन महसूस करने लग जाती है। और फिर इसके बाद वह कच्चे केलों का सहारा लेने के बारे में सोचने लग जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है, 12 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रजनी का पति युवराज अपने फैक्ट्री में कामकाज करने के लिए चला जाता है। उसी समय गांव की गली में एक केला बेचने वाला पहुंच जाता है। उसके पास दूसरे फल भी होते हैं और फिर जैसे ही इसके कानों में फल बेचने वाले की आवाज पड़ती है तो रजनी देवी तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाती है। उस फल बेचने के वाले के पास चली जाती है। फल बेचने वाले को बोला जाता है कि मुझे 1 दर्जन कच्चे केले दे दो। लेकिन आज भी इसकी पड़ोसन रीटा देवी इसी के पास खड़ी होती है, क्योंकि वह भी अक्सर हर रोज फल भी खरीदती थी, सब्जियां भी खरीदती थी। रीटा देवी इस महिला की तरफ देखकर मुस्कुराने लग जाती है। लेकिन आज भी रजनी देवी को रीटा देवी पर गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन आज रजनी खामोश रह जाती है, क्योंकि रजनी के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी कमी होती है। आज रजनी देवी इस फल बेचने वाले से 1 दर्जन कच्चे केले खरीद लेती है और कच्चे केले खरीद कर अपने घर पर आ जाती है। लेकिन रजनी नहीं जानती थी कि ये कच्चे केलों की वजह से इसके साथ क्या होने वाला है। उसी समय थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद इसका पति घर पर वापस आ जाता है। युवराज अपनी पत्नी रजनी को कहने लगता है कि तुमने बड़े ही कच्चे कच्चे केले खरीद लिए हैं, कम से कम पके हुए केले तो खरीद लिया करो। रजनी कहने लगती है कि 1-2 दिन में सारे केले पक जाएंगे। लेकिन अब रजनी युवराज को पूछने लगती है कि तुम इतना जल्दी क्यों आ गए हो। तभी युवराज कहने लगता है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इस वजह से मैं घर पर आ गया हूँ। और जैसे ही दोनों पति पत्नी के बीच ये बातें हो रही होती हैं तो रजनी कहने लगती है कि मैं 10 मिनट के लिए बाथरूम में जाना चाहती हूँ। लेकिन इसका पति नहीं जानता था। युवराज कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बाथरूम में जा सकती हो। और उसके बाद रजनी देवी उन कच्चे केलों में से 2 कच्चे केले उठाकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है, रजनी देवी उस बाथरूम से नहीं निकलती है। अब इसका पति युवराज सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी आधे घंटे पहले बाथरूम के अंदर गई थी, लेकिन वो अभी तक इस बाथरूम से बाहर नहीं निकली है। आखिर बात क्या है। अब जो युवराज होता है बाथरूम का दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा 15 मिनट तक नहीं खोला जाता है। युवराज सोचने लग जाता है कि बात तो कुछ और ही लगती है। इस तरह से युवराज दरवाजा खटखटा कर थक जाता है। युवराज सोचने लगता है कि उसकी पत्नी के साथ शायद कुछ गलत हो गया है। और अब युवराज अपने इस बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है। बाथरूम का दरवाजा तोड़कर जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी वहां पर बेहोश पड़ी होती है। उसके हाथ में केला होता है, उसके शरीर से खून बह रहा होता है। और जैसे उसके हाथ में उस केले को युवराज देखता है तो युवराज सारी बातें समझ जाता है। युवराज सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो बहुत बड़ा कांड किया करती थी। जैसे तैसे करके युवराज अब अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक किराए की गाड़ी मंगवाई जाती है और फिर युवराज अपनी पत्नी रजनी को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में रजनी को एडमिट कर लिया जाता है। डॉक्टरों से बातचीत की जाती है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी बहुत गलत काम किया करती थी, जिसकी वजह से उसके शरीर का सारा खून बह चुका है। युवराज अब डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, हाथ जोड़ना शुरू कर देता है। कहता है कि मेरी पत्नी की जान बचा लो। और इस तरह से डॉक्टर अब रजनी देवी का उपचार करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 4 घंटों तक उपचार किया जाता है, लेकिन उपचार के दौरान ही
युवराज की पत्नी रजनी देवी मौके पर अपना दम तोड़ देती है और जैसे ही युवराज को अपनी पत्नी के बारे में पता चलता है तो युवराज बड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद युवराज जब डॉक्टरों से पूरी कहानी अपनी पत्नी की पूछता है तो डॉक्टर सारी खुलकर बात इसको बता देते हैं। युवराज इस बात को सोचने लग जाता है कि उसने अपनी पत्नी को समय ही नहीं दिया, इसी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई है। और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक औरत ऐसा आखिर कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।